अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम किया जाता है आपको उर्दू रेडियो डॉइचलैंड में। आप इस वक़्त देख रहे हैं हमारा एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम, ज़बरदस्त सी एपिसोड, जिसमें आज हमने जो है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को आपके हमने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है और मैं चाहूँगी कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड को देखने के लिए और इनसे इंटरव्यू लेने के लिए। आज हमारे जो गेस्ट हैं, वो हैं मशहूर कॉमेडियन जो कि आते हैं और स्टेज पे जो कहना चाहिए छा जाते हैं। तो आज हमने इनवाइट किया है ताबिश हाशमी को। जी जनाब, तालियाँ। अस्सलाम वालेकुम ताबिश, कैसे हैं आप, ठीक-ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोना, वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? जी, जी, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप जो है इतने मसरूफ टाइम में से हमारे लिए आपने टाइम निकाला है, बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। वैसे आज इतना ख़ास मसरूफ़ था नहीं, छुट्टी का दिन है। यहाँ अच्छा। पर पाकिस्तान में आया हुआ हूँ। बात करते हैं अपने सबसे पहले सवाल का कि ताबिश हाशमी बड़े स्टेज पे जब हम देखते हैं बड़े एक कॉमेडी से और बड़े चुलबुले से लगते हैं। बचपन कैसा था ताबिश का? ख़ास याद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि अच्छा था। कोई ऐसी दर्दनाक कहानियाँ बचपन की याद नहीं है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि काफ़ी अच्छा गुज़र गया। जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जो हर बच्चे के साथ जिस तरह हमारे वालिदैन जो थे, हमारे घर में एक माहौल था ख़ास कि हँसने-हँसाने का बड़ा शौक था। दोनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया के पढ़े हुए थे मेरे वालिदैन। तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ और इस तरह की शरारतों का एक कल्चर था। किताबें भी लिखा अच्छा बचपन गुज़रा। कोई ऐसी यादें नहीं है जिससे मैं बता सकूँ, जिससे मैं ऑडियंस की आँखों में आँसू ला सकूँ। लेकिन ये तो वाक़ई जी हाँ, अच्छा वो कभी होता है ना जी ऐसे हाँ। शरारती होता है बच्चा कि वो शरारत में बाज़ दफ़ा एक हमेशा पिटाई होती है बच्चे की जो कि याद रहती है कि वो इतनी ज़ोर से अम्मा की पिटाई हुई कि वो आज तक याद है कि वो पिटाई मैंने ये शरारत करी थी तो उसपे ये पिटाई हुई। तो कभी कुछ आपके ज़हन में अगर कोई ऐसी चटपटी-सी कोई यादें हों तो वो आप हमारे साथ शेयर करें? मैं असल में घर के अंदर एक इंतहाई शरीफ़ुन-नफ़्स और इंसान था। अच्छा, और हाँ, मुझ पे ना मैं ऐसा था कि अगर मेरी कोई शिकायत आती थी, तो लोग पहले तो 2-3 दिन उसको यकीन करने में लगा दिया करते थे कि ये हो कैसे सकता है कि ये शरारत करे। अच्छा, लेकिन बिल्कुल। बहरहाल मेरा एक दूसरा रुख भी था जो मैं स्कूल में दिखाता था। स्कूल हुँ, में मैं एक शरारती लड़का कि एक दिन स्कूल में मैं आपको बता रहा था कि मैं शरारती लड़का था, तो कोई भी ऐसा शरारत हो जाती थी स्कूल में जिसमें मेरा अमल दखल ना भी हो, यहाँ तक कि अगर अमेरिका भी कहीं हमला कर दिया करता था, तो अक्सर मुझे ही पकड़ा जाता था स्कूल में। तो मुझे एक दिन पकड़ लिया गया और पूरे दिन जो है वो धूप में कहीं हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया गया। क्योंकि उस दिन अच्छा, मैं इन्वॉल्व नहीं था, मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मुझे सज़ा दी गई एक दिन बिला वजह में एक मसले पे जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था, तो पूरे दिन मेरे धूप में हाथ ऊपर करके खड़े कर दिए गए। अच्छा, जब स्कूल खत्म हुआ तो मैंने ये तय कर लिया कि यार देखो नाहक इंसान को एक उस्ताद ने सज़ा दे दी है, तो कहीं ये ना हो कि उस्ताद पे गुनाह पड़े। तो बिल्कुल। मैंने कहा कोई शरारत ऐसी कर लूँ कि मेरी सज़ा जस्टिफाई हो जाए। तो अच्छा, मैं अच्छा, उन्हीं उस्ताद की गाड़ी की हवा निकाल रहा था। अब और यक के बाद दीगरे टायर फ्लैट हो रहे थे, तो दूसरे टायर पे जब मैं पहुँचा तो मेरे पीछे से मुझे किसी ने पकड़ा, तो वो वही उस्ताद थे। और ओए उनको मैंने हो! बताया कि सर, मैं जिस चीज़ की सज़ा पा के आ रहा हूँ वो मैंने किया ही नहीं था। और ताकि ये तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कम से कम अपने आप को सुकून दिला सकूँ कि मुझे सही सज़ा मिली है। बिल्कुल कि तो सही से इस तरह की मैं शरारतें ज़रूर करता था। करते थे, हाँ। नहीं वाक़ई वो एक बचपन एक ख़ास वो होता है जिसमें हमेशा जो की भी एक दफ़ा शरारतें होती हैं, वो बड़ी याद रहती हैं। तो हम मुख्तसर पूछना चाहेंगे ताबिश कि आपका ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी या किस तरह की लाइफ़ रही आपकी? आपने तो मतलब बिला वजह में तय ही कर लिया कि मैं ज़ीरो ही था, लेकिन मैं था नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह का नहीं, शुक्र मैं है। इतने ज़बरदस्त, इतने मशहूर आप कॉमेडियन बनने से पहले जो आपकी लाइफ़ थी, ज़ाहिर-सी बात है एक आम-सी लाइफ़ होगी। उसको मैं अगर देखूँ तो मैं उस हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, मसला ये है कि हम आम सी लाइफ़ की हमने एक बड़ी डेफ़िनेशन बना ली है। मेरी अल्लाह का शुक्र है, मैं बचपन से अच्छे स्कूलों, कॉलेजेस में पढ़ा। मैंने 2 डिग्रीज़ ली हुई हैं और मैं पिछले 14 साल से नौकरी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। और एक अच्छे ओहदे पे फ़ाइज़ था, एक बड़ी कंपनी में एक बड़े ओहदे पे फ़ाइज़ था, पाकिस्तान में जब तक था। जी, तो जी। मतलब पाकिस्तान में तकरीबन 98% लोगों से बेहतर था। जो हमारे यहाँ एक है ना कि बहुत एक हमारे ज़ाहिर-सी बात है, गुर्बत फैली हुई है, मिडल क्लास बहुत छोटी है। तो आम सी ज़िंदगी तब भी नहीं थी, लेकिन हाँ, मशहूर इतना नहीं था, पब्लिक वो नहीं था। मेरा कोई फेस लोग मुझे ऐसे नहीं जानते थे रोड पे। वो एक डिफरेंस ज़रूर आया, अल्लाह का शुक्र है कि कोई सफ़रिंग अल्लाह मियाँ ने दिखाई नहीं, कोई इतना बड़ा इम्तिहान अगर लिया भी है तो अब याद नहीं है।
कि क्या था हाँ, क्या नहीं था, वो पार्ट ऑफ लाइफ था। और कोई बिल्कुल। इतना बड़ा इम्तिहान नहीं हुआ जिस जो अब ऐसा कोई कहानी नहीं बता सकता मैं आपको जो किसी और ने ना फेस की हो या उससे बड़ी ना फेस की हो। तो कोई इतना बड़ा सफर नहीं था। दूसरी चीज ये है कि कभी इस काम के लिए स्ट्रगल नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप देखते हैं टीवी पे, ये मैं किसी से मांगने नहीं गया, बिल्कुल, किसी ये से मैं रिक्वेस्ट नहीं की। ये हाँ, एक अपॉर्चुनिटी आई, मैंने हाँ की। और अपॉर्चुनिटी देने वालों को पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अरसे से असफर भाई का मैं नाम लूंगा, नाशपाती प्राइम का यहाँ नाम लूंगा, जिनके चैनल पे या जिनकी काविशों से वो शो आता है। बिल्कुल। असफर भाई को मैं बहुत अरसे से जानता था, तकरीबन 10 साल से जानता था। जब हमने रिकॉर्ड किया तो मुझे 10 साल से उनको मैं जानता था, लेकिन असफर भाई ने बहुत बार मुझसे कहा ये करना है तुम्हें। उनको पता था कि उनको कुछ शायद नजर आया हुआ था मेरे अंदर। लेकिन मैं नौकरी में इन्वॉल्व था, मुझे उसमें सुकून था, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम जो मैं नौकरी वाला करता हूँ, मुझे इससे ज्यादा अच्छा लगता है वो काम। बिल्कुल। उस काम की अचीवमेंट्स में मैं ज्यादा खुश होता हूँ। तो वो फिर जब मैं पाकिस्तान से माइग्रेट करने लगा तो उन्होंने कहा यार अब तुम जा रहे हो, अब तुम्हारी कोई अप्रीहेंशन नहीं होनी चाहिए, तुम कर बैठो एक चीज। हुँ, नाशपाती चैनल था वो, एक नया डिजिटल चैनल लॉन्च हुआ था उनका। इसलिए बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि उन्होंने मुझ पर, जो कि मैं कोई नोन फेस नहीं था, स्टैंड अप कॉमेडी में कर रहा था लेकिन वो लाइव ऑडियंस ज्यादातर करता था, मैं इतनी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। हुँ, उन्होंने मुझे पैसे लगाए, शो बनाया इतना बड़ा, हुँ, और 2 साल तक, 2 सीजन तक इसको बगैर किसी स्पॉन्सर के खुद इन्वेस्ट करके चलाया। हुँ, और बिकॉज वी एज अ टीम, वी ऑल थ्री ऑफ अस न्यू कि ये जो है जब जिस दिन लॉन्च होगा ये बहुत अच्छा चलेगा, और वैसा हाँ, ही हुआ। अल्लाह ने उसका फल दिया, हम तीनों को दिया। बिल्कुल। तो एक तो ये लोग, दूसरा फिर के बचपन में ही मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ 2004 से। ये ओवरनाइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कल से शुरू हूँ बिल्कुल, मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया है, एक एक नहीं 3 3 बार रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, और कम से कम 68 से लेकर 70 तक बेस्ट स्पीकर ट्रॉफीज मैंने पाकिस्तान में जीती हैं। हाँ, अ, और फिर उसके बाद मैं स्टैंड अप कॉमेडी के उस पे आया, वो करने लगा। नौकरी के साथ करता था तो इसलिए मेरा फोकस नहीं था, वो मेरी मेन जॉब तो 9 to 5 थी। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर अब ये कर लिया तो ये अल्लाह का करम है कि ऐसा हिट हो गया कि अब ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि यार कोई एक ही काम हो सकता है अब। अब तो एक ही काम हो सकता है। बिल्कुल और आप ज़ाहिर है आप इस वक़्त पाकिस्तान में भी नहीं होते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, तो उस हिसाब जी से जी। ये बड़ा मुश्किल काम है इधर से उधर वहाँ आना और काम करना। तो ये एक एग्जैक्टली। वाक़ई मुश्किल है। अच्छा ताबिश वैसे घर में बेसिकली जो फैमिली है, बहनें हैं, वालिदैन हैं या वाइफ हैं, भाभी हैं, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है आपका? भाई साथ रहते हैं तो अच्छा ही है। अच्छा, लेकिन सबसे बहुत फ्रेंडली है हमारे घर में, एक बड़ा एक माहौल सा है। अच्छा, लोग अपने आइडियाज, अपनी अपनी थॉट्स, अपने डिफरेंसेस बता सकते हैं खुल के। खुल के हम लोग खुल के बता सकते हैं, बस ये हाँ, अच्छा माहौल है, इसीलिए हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सहने वाले लोग हैं एज अ बिल फैमिली। हर बिल्कुल, किसी के ओपिनियन डिफरेंट हैं, चाहे वो किसी आइडियोलॉजी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, हमारी आजादी है सोचने की घर के अंदर। बिल्कुल। और किसी को ऐसा नहीं है कि अनलेस कि वो कोई इलॉजिकल बात हो, जो हुँ, कि जिसका कोई सेंस ही ना बनता हो, उसके अलावा जो है वो जो कर रहे हैं वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर है, एथिक्स के अंदर है, तो हमारी पाबंदियां नहीं है। तो इसकी वजह से जो है वो घर का माहौल बड़ा अच्छा है। अक्सर मेरी अम्मी और मेरी वाइफ का ऐसा रिलेशनशिप है कि मुझे अपनी अम्मी में अपनी सास बन जाती हैं कभी कभी वो। अच्छा, मेरी अच्छा। अम्मी मेरी सास बन जाती हैं, इस तरह से है कि दोनों, हाँ मेरी सास बन जाती हैं, क्योंकि हुँ, वो दोनों मिलके फिर मेरी बुराइयां तलाश करने लग जाती हैं। ताबिश तलाश तो हाँ, मैं अम्मी को कहता हूँ अम्मी इतनी बुराइयां तो मेरी बीवी को खुद नहीं पता जितनी आप बता चुकी हैं उसे। आपने जैसे स्टडी माशाल्लाह आपने कर ली, उसके बाद जैसे ये एक एज़ अ प्रोफ़ेशनल तो नहीं मैं कहूँगी, इसको आपने एज़ अ हॉबी लिया, इस जो आपका भी आजकल प्रोफ़ेशनल इंशाअल्लाह ताला जो बनेगा। तो घर में इसमें जैसा कि आप बता रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल था, तो इसको बड़ा जल्दी और अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया या थोड़ा-सा दुश्वारी हुई कि भई किसी ने कहा कि नहीं ये अच्छा क्योंकि हमारे यहाँ आपको जैसे पता ही है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसको वो नहीं समझा जाता था पहले। मगर आहिस्ता-आहिस्ता इसका एक जो ट्रेंड बनता जा रहा है और बड़े माशाल्लाह अब हम देखते हैं बड़े टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। आप जी जैसे जी। लोग तो इसको किस तरह लिया गया घर में आपके? अच्छा देखिए, बहनें-वहनें और वाइफ और ये सब तो एक्साइटेड थे ये हाँ, काम के लिए। इनमें तो कोई मसाइल नहीं थे। अम्मी को मेरी लगता था, अब अम्मी तो अम्मी होती हैं। अम्मी को बिल्कुल, लगता था कि भाई ये जो इस इंडस्ट्री के लोग होते हैं, इनके ज़रा ही गंदे-गंदे काम करते हैं, ये तो इनके इनके तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो तो भी वो होता मुझसे कहती रहती थी, बेटा गंदे-गंदे लोग होते हैं, पहले तो ये मुफ्त में पिलाएँगे,
फिर पैसे लेंगे, इस तरह की बातें जो वो अम्मी बताती है ना, हाँ, जो तो अपने वो हाँ, बिल्कुल, तो वो इसलिए जो है वो मैंने जो है वो अम्मी को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है मेरी बहनें, उन्होंने अम्मी को बताया कि नहीं भाई अब वो बड़ी उम्र का हो चुका है, 2 बच्चों का खुद बाप है, उसको पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। जब होने लगा और अम्मी ने कहा कि हाँ भाई तुम तो बदल नहीं रहे, वैसे ही हो, तो फिर अब अम्मी भी कंफर्टेबल है। कनाडा में रह रहे हैं, पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं, तो जिस वक़्त आप बता रहे हैं कि काफ़ी अरसे से आप इस तरह का काम कर रहे थे, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, तो आपको हुँ। लगता था कि यहाँ पर वो मतलब टैलेंट की कदर नहीं है, जो आपने ये स्टेप उठाया कि आप बाहर जाएँ, या उसकी क्या वजह थी कि आपने कहा कि नहीं जी मैं बाहर मूव कर देता हूँ? हालाँकि अब आप माशाल्लाह यहाँ पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और एक आपका एक प्रोफ़ेशन बड़ा अच्छा बन गया है इसमें। तो आप क्या समझते हैं कि ये आपका स्टेप सही था, या आप समझते हैं कि नहीं जी वो एक अलग लाइफ़ है, ये एक बिल्कुल अलग लाइफ़ है? देखिए, मैं एक तो इसमें एक पहली बात तो ये मैं अपनी स्टैंड अप कॉमेडी करियर की वज़ह से बाहर नहीं गया। मैं यहाँ हुँ, बहुत अच्छा चल रहा था, मैं बहुत जितना काम कर रहा था, मैं उसके लिहाज़ से एक हॉबी के लिहाज़ से भी बहुत पैसे कमा रहा था इसके अंदर। अगर ये हुँ, हॉबी हो, मैं पाकिस्तान में रहते हुए भी कमा रहा था, टीवी पे ना भी आते हुए कमा रहा था। बिल्कुल। और मैं अपनी नौकरी से तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर ही रहा था कि मैं यहाँ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा था, मुझे कोई हाँ, तकलीफ़ नहीं थी। सिर्फ़ जो बिल्कुल, तकलीफ़ थी वो ये थी कि पैसे होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती पाकिस्तान में। बिल्कुल, पैसे होने के बावजूद आप मैं देखिए पहली बात तो ये मैं कराची में रहता था और कराची के हालात जो है ना वो पूरे मुल्क से बहुत मुख्तलिफ है। बिल्कुल। हम वो सब अक्सर जो कराची से मूव होकर जाते हैं वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रहे होते, वो कराची छोड़ के जा रहे होते हैं। कहते हैं जब अपना घर घर अपना शहर छोड़ना ही है तो फिर बाहर ही चल के रहते हैं, तो एक साथ ही बेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, तो उसकी वजह से मैं गया था क्योंकि सच्ची बात ये है कि मुझे ये वाला स्ट्रेस अपनी ज़िंदगी में चाहिए। नौकरी इतनी अगर आप सीनियर लेवल पे हो तो वैसे ही बहुत स्ट्रेस होता है। फिर आपके बच्चे हैं, आपके घर है, घर चलाना है। उसके बाद आपको ये स्ट्रेस भी हो कि यार ट्रैफ़िक में फँसना है अभी 2 घंटे। फिर ये हुँ, स्ट्रेस भी हो कि मैं घर जाऊँगा तो शायद लाइट भी ना हो, मुझे टैंकर बुलवाना पड़े। फिर ये हो कि यार मैं ट्रैफ़िक में फँसा हूँगा तो मोबाइल भी छीन जाएगा। फिर सही अगर जब बात। मोबाइल छिन जाएगा तो ये टेंशन होगी कि शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए लाइन में बहुत लंबी लगना पड़ेगा। फिर ये बिल्कुल, डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, फिर एफआईआर कटवाने वाले को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल, मैं ये चीज़ें चाहता ही नहीं था अपनी लाइफ़ में। ये अनड्यू स्ट्रेस है लाइफ़ का। इस पे बिल्कुल। वैसे ही इंसान नौकरी कर रहा है, कैपिटलिज़्म के चक्कर में फँसा हुआ है और फिर हुँ, ये साइड के खर्चे भी रखे। तो मैं बिल्कुल, इस वज़ह से बाहर गया था, वहाँ जाके कम से कम मुझे प्रोटेक्शन का एक एहसास है, मुझे ये डर नहीं है कि नाइंसाफ़ी हो जाएगी, मैं अदालत में बहुत बिल्कुल, सारे केस कर सकता हूँ। हाँ, बस नहीं मैं बड़ा इसलिए गया था, इसको बहुत ही एवरेज इसका मसला ये है कि इसमें कोई पाकिस्तान की बुराई नहीं है, फैक्ट्स हैं, ऐसी इसी वज़ह से लोग बाहर जाते हैं, इसमें कौन-सी नई बात बता रहा हूँ मैं किसी को। पूछूँगी कि जैसे अब आपने इंटरव्यूज़ का आगाज़ किया, बड़े-बड़े एक्टर्स आए और उनसे आपने इंटरव्यू लिए। कभी ताबिश को घबराहट हुई? जैसे जावेद शेख जैसे, वसीम अकरम जैसे बड़े नाम जिनको हम कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ सोचते हैं कि अच्छा जी हम इतने बड़े-बड़े एक्टर्स का कभी इंटरव्यू भी लेंगे। ताबिश ने जब फर्स्ट टाइम किसी का या इन बड़े एक्टर्स का इंटरव्यू लिया तो कभी कन्फ्यूज़ हुए या कभी घबराहट? जवाब तो ये हो गया कि बहुत घबराहट होती है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। टीबीएच में आने वाला जो भी गेस्ट होता है, मेरे माइंड यही बना हुआ है कि वो मुझसे बड़ा आदमी बिल्कुल, है बिल्कुल। और मैं उसको उसी तरह ट्रीट करता हूँ अपने दिमाग में। लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ कि मेरे पास मेरा मेरा जो फन है वो ये नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जवाब दे देता हूँ या जवाब भरे हुए हैं मेरे पास, मेरा फन नहीं है ये। हुँ, मेरा जो फन है वो ये है कि स्टेज पर लाइव ऑडियंस के सामने एक अपने से बड़ी शख्सियत के सामने तेजी से जवाब देना, ये फन है मेरा। क्योंकि हुँ, मेरे जैसे जवाब तो कराची में और लाहौर में गली-गली में बैठने वाला हर शख्स दे सकता है। उसको दे भी रहा है। दोस्तों में बिल्कुल, बैठते हैं लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं करता बिल्कुल, बिल्कुल। हूँ। वसीम अकरम के सामने बैठना, लाइव ऑडियंस के सामने बैठना, जब कैमरा भी ऑन हो, तब वैसे ही जवाब देना वो फन है बस। वहाँ पर जो बिल्कुल, है ना वो एक्सपीरियंस काउंट होता है क्योंकि सालों से पब्लिक स्पीकिंग करता आ रहा हूँ। इतने लोगों के सामने, इतने डिफरेंट लोगों के सामने मैंने तकरीरें की हैं। तो अब मुझे ये डर नहीं लगता कि यार कि क्या निकल जाएगा। एक फ़िल्टर मेरे मुँह में है। मैंने आज तक कोई मेरा गेस्ट मुझसे नाराज़ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि जब उनकी एपिसोड रिलीज़ होती है तो कोई उन्हें याद दिलाता है, देखें ये क्या पूछ गया वो आपसे। लेकिन कभी स्टेज पर या बैक स्टेज या आने के बाद कभी कोई गेस्ट मुझसे नाराज़ नहीं गया। हमेशा गले लगकर ही गया है मुझसे कि यार में बहुत मज़ा आया। मज़ा आया। तो मॉडर्न पेरेंटिंग को आप किस तरह देखते हैं? मॉडर्न पेरेंटिंग। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि हम मैं भी हर पेरेंट की तरह पहली बार ही पेरेंट बना हूँ। तो बिल्कुल, मैं कोई मेरा कोई 25-30 साल का इस काम में एक्सपीरियंस नहीं था। बिल्कुल। तो अब सीन ये ऐसा है कि पिछले ज़माने में वालिदैन जो थे वो अपना एक एक्सपीरियंस
एट टाइम्स बच्चों पे थोप दिया करते थे कि हमने ऐसा किया है, ऐसा ही होगा, तुम यही करोगे, और बच्चे भी मोरलेस यही करते थे। अब होता ये था कि पहले एक बच्चे को, हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में, मैं पाकिस्तान की से बात नहीं कर रहा, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी यही होता है कि बिल्कुल। बच्चों को इन्वेस्टमेंट की तरह पाला जाता है। जब आप हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप हमेशा किस्तें टाइम पे कर रहे होते हैं। इसी बिल्कुल। तरह बच्चों को इन्वेस्टमेंट की तरह पाला, इंजीनियर बनेगा, फिर यहाँ ऐसी नौकरी करेगा, फिर ताकि हमारा बचपन महफूज हो जाए। अब हाँ, मॉडर्न पेरेंटिंग जो है वो दो तरीकों से चल रही है। एक तो बच्चों पे भी तरबियत ऐसी देनी है कि वो 18 साल की उम्र तक इंडिपेंडेंट हो सके, बिल्कुल, और और फिर अपनी ऊपर भी तवज्जो देनी है कि यार, मैं बच्चे पैदा होने के बाद मर नहीं गया हूँ, बल्कि मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी हुई है, तो मैंने अपने ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि आखिर में तो मेरा ही इम्तिहान इंडिविजुअल का होना है। बिल्कुल, बच्चों का भी अलग से होगा। अब मैं सारी जिंदगी उनको दे दूंगा या उनके लिए ही बना दूंगा, तो फिर मेरा जवाब तो तब भी मुझे ही देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अपने अपने बुढ़ापे के लिए भी इन्वेस्ट करना है, बच्चों से उम्मीद नहीं लगानी कि वो हमें पालेंगे, क्योंकि एक इंसान की लाइफ एक साउथ ईस्ट एशिया में बड़ी मुश्किल सी है। वो पैदा होता है, वो उसको बचपन से, फिर वो क्या कहते हैं, शुरू से जी वो कि वो स्कूल जाना शुरू हो जाएगा 2.5 साल से, उसकी जिंदगी हुँ, में एक वो आ गया रूटीन। फिर रूटीन ऐड होते रहते हैं कि जी वापस आएगा, जाएगा, फिर वापस आएगा तो खेलने अब जाया करेगा या ये एक्सरसाइज किया करेगा, फिर बड़ा होगा तो कॉलेज यूनिवर्सिटी हो जाएगा, फिर मैट्रिक कर लेगा तो बेटा सब आसान हो जाएगा, फिर नौकरी कर लेगा, फिर बिल्कुल, शादी, फिर वो बड़ा होगा तो फिर माँ बाप पालेगा। तो इसी साइकिल में कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, वो अपने लिए टाइम नहीं निकालेगा, वो अपने लिए बिल्कुल। तो कुछ करेगा ही नहीं। हुँ, तो हुँ। अब मॉडर्न पेरेंटिंग में इन दोनों चीजों पे ध्यान देना है यार। अपने लिए भी क्या करना है, एक इंडिविजुअल हूं मैं इंसान हूँ, मैं मेरे भी अपने ख्वाब है, मेरी बीवी के भी हैं, मेरे बिल्कुल, बच्चों के भी होंगे। मैं बिल्कुल, क्यों उनके ऊपर जिम्मेदारी लगा दूं कि बड़े होके तुमने मुझे पालना ही जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, उनकी अपनी हो सकता है उनको बहुत बड़ा काम करना हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये फर्क है हमारे बिल यहाँ। तो आप क्या समझते हैं आप जैसे आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, तो आपने कभी नोट किया कि कौन-सा आपको लगता है किसमें ऐसा टैलेंट है जो कि बड़ा होके ताबिश जैसा दिखे या ताबिश की तरह हो या उनकी अपनी मर्ज़ी है या वो बिल्कुल बहुत वाज़ेह है, मेरी बेटी जो है वो अब बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, 8 साल की हैं, लेकिन उनका बड़ा ध्यान माशाल्लाह। है पेंटिंग में, और वो एट द सेम टाइम उनके अंदर मज़ीद टैलेंट भी हैं। अब वो इस उम्र में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होते हैं, उनका दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत ही लर्न करता है चीज़ें। इस उम्र में बहुत मुश्किल होता है कि एकदम स्पेसिफिक हो जाएंगे किस चीज में उसका ध्यान है। अभी वो आर्ट्स में उसका बहुत ध्यान है, मैं देखता हूँ मैथ वैथ में ध्यान नहीं है उसका, मैं देख चुका हूँ उसको, हुँ, जितना पढ़ा लें, जितना बिठा लें, उसको वो करती है। लेकिन जहाँ रहते हैं कनाडा में, वहां पर ऐसा है कि वहां पर बच्चों को इम्तिहान के स्केल पर नहीं तोला जाता, उनको स्किल की स्केल पे तोला जाता है। वहाँ 8वीं क्लास तक तो इम्तिहान होते भी नहीं है। इम्तिहान एक बिल्कुल, एज मेरे को, हाँ, मैं समझता हूँ इम्तिहान एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, उससे बच्चों के स्किल लेवल डिफाइन नहीं होते। तो वो जनाब अली वहाँ पे उनका कल्टीवेट हो रहा है, जो टैलेंट है महफूज हाथों में है, वो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पे, पैसे तो लिए नहीं जा रहे, सरकारी पढ़ा रही है, तो वो टीचर भी बिल्कुल, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालते हैं वहाँ की। लेकिन अपनी सेट ऑफ बुराइयां हैं, हुँ, अपनी सेट ऑफ बुराइयां होंगी, मगर राइट चूज, एक तो राइट टू चूज, और एक इंसान की वैल्यू, जिंदगी की वैल्यू, इसके ऊपर बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपने हुँ, जो अपने लिए चूज किया हुआ है उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती वहां की। नहीं तो कर ये सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि इंसान की इज़्ज़त है एक तरह से कहना चाहिए। हमारे जैसे माशरे में जी। मुझे लगता है सिर्फ़ पैसे की अहमियत है। जनाब अगर आपका नाम है, पैसा है, तो शायद उसकी अहमियत ज़्यादा पैसा दे के हर काम हो जाता है। पावर पावर, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही पावर जिसको हम कहेंगे, तो ये वहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा ताबिश अब ज़रा थोड़ा-सा आते हैं एकदम थोड़ा-सा घरेलू टाइप बातों में मैं पूछूँगी कभी ताबिश में कुकिंग वग़ैरह से कोई इंटरेस्ट है? कभी कोई ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी कराची की ढाबा बिरयानी बनाई हो घर में मम्मी के लिए? मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता ओहो! हूँ, मैं अच्छा, पराठे भी बना लेता हूँ, रोटियां भी बेल लेता हूँ, हर किस्म का खाना बना सकता हूँ। आप यू अच्छा, नेम इट एंड आई कैन। देसी में, अंग्रेजी में मैं काफी, मैं हर किस्म का ऑमलेट बना लेता हूँ, मेरे ऑमलेट मशहूर है। सैटरडे संडे को नाश्ता अपने घर में मैं ही बनाता हूँ, और वीकेंड्स पे भी तकरीबन मेरे ही हाथ में किचन होता है। तो बर्तन धोने से लेकर रोटी बनाने तक किचन के सारे काम मैं, और बेहतरीन करते हैं, और बेहतरीन करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, सारे काम आते हैं। तो मतलब फिर भाभी को तो कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वीकेंड का पता है कि जी ताबिश जो है वो नाश्ता जी जी। बनाएँगे तो नहीं, अब परेशान तो मैं करता हूँ अपने हिस्से का, लेकिन ये है कि उन्हें ये इस बात का सुकून है कि खाना अगर बना रहे तो अच्छा ही बनाएगा। अच्छा ही बना रहे हैं। अच्छा जी, भाभी से कैसे मुलाकात हुई? ज़रा ये भी थोड़ा-सा हमें बताइए, किस तरह मुलाकात हुई? लव मैरिज, अरेंज मैरिज?
नहीं, अरेंज तो ऐसा है कि अब अरेंज क्या करें? अब भाई ऐसा है कि हम गए उनके घर, उन्हें देखने, हमारे जानने वाले थे। अच्छा, अच्छा, और हमने पहली नज़र जब हमारी पड़ी तो हमने अपनी अम्मी को कोहनी सी मार दी। अम्मी अच्छा, समझ गई बच्चा बच्चा कोहनियाँ मार रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, तो बस रिश्ता हाँ, भेजा गया और हो गई। अब इसको अरेंज कह अच्छा, लें या अच्छा, लव कह लें। अच्छा, तो फिर लव एट मुश्किल फर्स्ट साइट, हाँ, मतलब मैं सॉरी। मैं कह रही हूँ कि विलन नहीं बना इस लव स्टोरी में या अरेंज स्टोरी में कि नहीं नहीं। नहीं नहीं, इतना रैपिड फायर था, इतना रैपिड फायर था, हम बस हो गया। अच्छी हो फैमिली गया। थी, अब हाँ हाँ। हाँ, हाँ, बस वो बिल्कुल होने वाली बात। अच्छा, तो वो उसके अलावा जैसे वही बात है कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा जब रिश्ता गया होगा, ससुराल वालों ने भी कि हाँ जी चलो अरे उस लड़का। वक्त थोड़ी, हाँ, उस वक्त थोड़ी टीबीएच करता था, उस वक्त तो बहुत अच्छी नौकरी करने वाला इंजीनियर, एमबीए, ये वो सब लड़का था, शरीफ। हाँ। शरीफ। अच्छा, तो कभी भाभी को जैसे अब आप आते रहते हैं और इतने माशाल्लाह प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, भाभी को कभी इस चीज का हुआ कि जी शक या वो कि जी उससे क्यों मिले, उससे क्यों बात करी, इस तरह की कोई घर में प्रॉब्लम्स होती है कभी? नहीं, मैं कभी मशकूक हरकतें करता ही नहीं हूँ, मतलब मेरी बेगम को मेरे बारे में सब पता अच्छा, होता है, इतना पता होता है कि कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है कि इतना कैसे पता है। तो वो मेरा रूटीन बहुत फिक्स्ड है, तो अगर मैं हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है ना तो वो सबको पता चल जाता है कुछ तो अलग हो रहा है, खुल इसलिए तो जाता मैं कभी करता ही नहीं हूँ, तो वो इसलिए कोई अल्लाह का है। शुक्र है, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, नए जो इस प्रोफेशन में आने वाले लोग हैं, उनको ताबिश की तरफ से क्या मैसेज होगा? वो क्या कहना चाहेंगे ताबिश के उनको नए आने वाले लोगों को किन चीज़ों को देखना चाहिए और क्या सीख के आना चाहिए या अगर टैलेंट है तो आ जाना चाहिए? उनको कुछ सीख के नहीं आना चाहिए, मैं कुछ सीख के नहीं आया। मुझे हुँ, कुछ नहीं पता इसके बारे में कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमेडी, आई डू नॉट नो देम। मैंने हुँ, कोई ऐसी हुँ, किताब नहीं सही। पढ़ी जिसमें बताया जाता है जोक किस तरह बनाए जाते हैं, जोक किस तरह होते हैं। मेरे ख्याल से तो किसी भी बड़े कॉमेडियन ने शायद ना लिखी, जिन्होंने किताबें लिखी हैं उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस से हाँ, लिखी हैं। हाँ, तो अब इसलिए ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी दोस्तों यारों की महफिल में हंसाते रहे हैं, तो जाहिर सी हाँ, बात है आप हंसा सकते हैं। ठीक है। अब बिल्कुल, आप आइए स्टेज पर, सबसे ज्यादा चीज जो कवर करनी है, देखिए इस आर्ट में सबसे बड़ी चीज होती है स्टेज पे खड़े होकर करना, स्टेज पे खड़े होकर कंपोजर रखकर टाइमिंग के साथ जुमला अदा बिल करना, वो है टैलेंट। बिल ठीक है। तो वो करने के लिए आपको स्टेज पे बार बार जाना होगा, आप पहले जाएंगे, आप घबराए हुए होंगे, आपके घुटने कांप रहे होंगे। अ, तो बिल्कुल, और दूसरी चीज ये कि स्टेज पर जाकर बनावटी नहीं, कोई बनावटी रूप नहीं इख्तियार करना कि मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। घबराए हुए हैं तो आप लोगों को नजर आना चाहिए आप घबराए हुए हैं, और लोगों को अगर ना नजर आए तो आप खुद से बता दें यार मैं बड़ा घबराया हुआ हूं। तो लोग इस बात को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है वो बाय डिफॉल्ट ये चाहती है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। आपने देखा होगा अक्सर कि अगर कोई मुकर्रिर अपनी स्पीच भूल जाए स्टेज के ऊपर तो लोग तालियां बजाकर उसको मोटिवेट करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। ग्लोबली ऐसा ही होता है, ग्लोबली ऐसा ही होता है, इससे साबित होता है कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो हुँ, आप अगर आप उनके सामने बनावटी रूप इख्तियार करेंगे कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, तो हाँ, वो आपसे फिर वो जो मोहब्बत है ना वो खींच लेंगे, फिर आपको ये उन पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप नेचुरल रहिए, उनसे रिलेटेबल रहिए और अपनी वल्नरेबिलिटीज को स्टेज पर जाहिर कीजिए, इससे हंसते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल आपका क्योंकि नेचुरल बिल्कुल स्टाइल होता है, तो ये बड़ा पॉज़िटिव पॉइंट है कि अगर लगता है किसी इंसान को कि वाक़ई वो कर सकता है, तो ज़रूर क्यों नहीं करे। मैं अपनी कमियों को एंजॉय करता हूँ और अपनी कमियों से डरता नहीं हूँ, ना उनको छुपाता हूँ, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। अल्लाह मैंने जैसा बनाया मैं अपनी किस्मत का ही खाऊंगा। ये एटीट्यूड लेकर स्टेज पे जाया करें, मैं भी यही लेके जाता हूँ। हाँ, कि बस जब आए हैं तो अब चाहे जितने भी नर्वस हो रहा है आदमी जाके बात करे और हाँ। इंशाल्लाह सामने वाली ऑडियंस जो होती है वो फिर इस चीज़ को सराहती भी है कि बहुत शुक्रिया ताबिश आपका कि आपने हमें इतना अपना टाइम दिया, कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया है और बड़ी अच्छी बातें रहीं, बड़ी चटपटी बातें रहीं और आखिर में आप हमारे उर्दू रेडियो डॉइचलैंड को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि आप उनके मुतालिक क्या कहना चाहें? उर्दू बोलने वाले या उर्दू समझने वाले यूजुअली हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में ज्यादातर रहते हैं, या फिर हम जैसे लोग होते हैं जो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, तो हमारे जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, बिल्कुल, सबको सब पता है, बस करते नहीं है। तो होता ये है कि ट्राइंग टाइम्स में अपने सारी वैल्यूज को छोड़ देते हैं, जब अपने में बीतती है तो वैल्यूज याद ही नहीं आती। तो वैल्यूज जो हैं वो दूसरों को, बजाय दूसरों पे वैल्यूज थोपने के, अपनी वैल्यूज को जब आप इम्तिहान में पढ़ें तो खुद इस्तेमाल में लाएं, तब आप मुल्क बदल पाएंगे या लोग बदल पाएंगे, सराउंडिंग्स बदल पाएंगे। यही बिल मैसेज है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज है, आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है कि अपनी ज़बान और अपने कल्चर को जो है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि हम इसको बड़ा पीछे डाल देते हैं और इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं।
तो बहुत शुक्रिया ताबिश कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और इतना अच्छा मैसेज जो है आपने डिलीवर किया हमें और इंशाअल्लाह ताला ये है कि हम और आपके मज़ेदार और अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स देखने के मुंतज़िर हैं। जी, तो इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप इसी तरह अच्छे प्रोग्राम्स करते रहेंगे और अल्लाह ताला आपको और कामयाबी अता करे इस बात आमीन। जी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।